5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद अब असेंबली के चुनाव हो रहे हैं। और पहले चरण के मतदान के बाद पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और उसके बाद जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने यह क्लेम किया कि इस बार की जो वोटिंग हुई है वो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अलग अलग नेशनल चैनल्स पर भी यही शोर सुनने को मिल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी यही हंगामा है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के जिलों का आज ऑपरेशन, और कल घाटी के पुलवामा, पांपोर और अनंतनाग, इन 3 जिलों का ऑपरेशन। आइए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि क्या वाकई कोई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि कोई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों में नहीं हुई है। दूसरी बात, कोई क्लियर विनर इन चुनाव में इन वोटों के पड़ने के बाद नजर आ रहा हो, ग्राउंड रिपोर्ट से ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात सब यही कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, और इस कांटे की टक्कर में कोई भी प्रत्याशी मैदान मार सकता है। पहली बात कि कोई ऐतिहासिक या कोई बंपर वोटिंग हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले किश्तवाड़ जिले की बात करें हम, किश्तवाड़ में इंदरवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार जो वोट पड़ा है वो 80.6% के करीब करीब पड़ा है। अगर इसका मुकाबला अब साल 2014 से करें तो तब 75.72% के करीब करीब वोट यहां पर पड़े थे, यानी इस बार 80.06% है, और साल 2014 में 75.72% है। 5% का इंक्रीज है। तो ये इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में डेफिनेटली इंक्रीज है, पर ये एक्सपेक्टेड इंक्रीज था। एक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि प्यारेलाल शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके साथ पूरी उम्र उनका ठेकेदारी वाला रिश्ता रहा और दोस्त भी करीबी रहे। गुलाम मोहम्मद सरूरी भी चुनाव लड़ रहे हैं, और शेख जफरुल्लाह अलायंस के कैंडिडेट भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी है तारिकीन ने, और पीडीपी की तरफ से शेख नासिर भी मैदान में है, और उसके अलावा अन्य कई और इंडिपेंडेंट और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी मैदान में हैं। इसके चलते जाहिर सी बात है वोटिंग नंबर्स इंक्रीज होने थे, वो हुए। अब इन इंक्रीज के ये जो नंबर इंक्रीज हुआ, इसका क्या मतलब है, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इन 3 कैंडिडेट्स के बीच में कांटे की टक्कर है। गुलाम मोहम्मद सरूरी, प्यारेलाल शर्मा, शेख जफरुल्लाह, इन 3 के बीच में कांटे की टक्कर है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप पता करने की कोशिश करते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हर कैंडिडेट को वोट पड़ा है, और गुलाम मोहम्मद सरूरी को लेकर, प्यारेलाल शर्मा को लेकर, शेख जफरुल्लाह को लेकर लोगों का यह कहना है कि ये वो 3 प्रत्याशी हैं जिनके बारे में यह माना जा सकता है कि ये प्रत्याशी जो है बाकियों के कंपैरेटिवली जरा ज्यादा मजबूत है, मगर बाकी कमजोर हैं, ऐसी भी बात कोई नहीं कह रहा। अब इंदरवाल को लेकर मैंने आपको साफ कर दिया कि 75% 2014 में था, और अब अगर 5% का इंक्रीज हुआ है तो ये कोई मेजर इंक्रीज नहीं है। हां, लेकिन अगर लोकसभा के चुनाव से इनका मुकाबला करें, लोकसभा में 68.99% वोट पड़े थे, अब 12% का इंक्रीज उसके ऊपर है, वो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जरूर है। लेकिन अगर 2014 के साथ इसका मुकाबला करेंगे तो कोई बड़ा हेरफेर नहीं हुआ है। किश्तवाड़ की बात करें तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 78.23% 2014 में, और 2024 में भी 78.23%, यानी एक आधे प्रतिशत का भी हेरफेर नहीं हुआ है। तो ना ज्यादा वोट पड़ा है यहां पर, ना कम वोट पड़ा है यहां पर। जितना वोट साल 2014 में पड़ा था, उतना ही वोट साल 2024 में भी पड़ा है। और यह भी बताऊं मैं आपको कि लोकसभा में इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल 65.44% वोट पड़ा था, उसके कंपेरेटिवली लगभग 13% का इंक्रीज है। पर असेंबली के चुनाव में माना जा सकता है कि ऐसा इंक्रीज होना भी संभव है। यहां पर भी जब आप लोगों से पूछते हैं तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सीधी सीधी टक्कर है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में
कांटे की टक्कर है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर एक इंसिडेंट भी बहुत सिग्निफिकेंट है और उस इंसिडेंट के बारे में बात करना भी जरूरी है। पीडीपी के प्रत्याशी फिरदौस डाक ने आरोप लगाया कि एक पुलिस के ऑफिसर ने उन्हें थप्पड़ मारा। बीजेपी के प्रत्याशी शगुन परिहार ने आरोप लगाया कि फिरदौस डाक ने और पीडीपी के बाकी नेताओं ने उनको लेकर यह कहा कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं, वो ड्रामा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह आपत्तिजनक था, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। मगर कुछ दृश्य जो वहां देखने को मिले वो हैरान करने वाले थे। एक पुलिसकर्मी अपनी गन कॉक कर रहा है। एक और दृश्य जो वहां देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर आरोप यह लगा कि वो वोटर जो लाइन में वहां पर खड़े थे उनके बुरके उठा उठाकर देख रही थी कि ये हैं कौन। हालांकि इसका कोई वीडियो फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है, पर यह आरोप पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी की नेता और किश्तवाड़ से प्रत्याशी शगुन परिहार पर लगाया है। लेकिन जो पुलिसकर्मियों का सारा प्रकरण वहां देखने को मिला वो बड़ा अफसोसनाक है। अगर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर वाकई उन्होंने थप्पड़ जड़ा है फिरदौस डाक को, तो यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसका कॉग्निजेंस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर को लेना चाहिए। इसका कॉग्निजेंस लेकर जो पर्याप्त कार्रवाई बनती है वो भी की जानी चाहिए। पुलिस अफसरों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप चुनावी माहौल में हैं, चुनावी दंगल में हैं, टेम्पर्स हाई हो सकते हैं, लेकिन कोई कानून आपको किसी के ऊपर भी हाथ उठाने का अधिकार नहीं देता। आप गुंडे नहीं हैं, आप पुलिसकर्मी हैं। आपका काम है कानून का पालन करना। और कोई कितना भी आपको उत्तेजित करे, कोई कितना भी आपको गुस्सा दिलाए, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपना संयम रखें। अगर आप अपना संयम खोते हैं, आप हाथ उठाते हैं, तो फिर यकीन मानिए कि आप में और एक आम आदमी में कोई फर्क नहीं। आम आदमी को भी जब गुस्सा चढ़ता है तो हाथ चलाते वक्त वो भी ख्याल नहीं करता, लेकिन कानून के रखवालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा दृश्य गाली गलौज का, वो पीडीपी के नेता कर रहे थे या उनके साथी कर रहे थे, वो निंदनीय है। एक बच्ची जिसके परिवार के 2 लोग शहीद हुए हैं, उस शहीद के परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। मगर वहीं पर शहीद परिवार से ताल्लुक रखने वाली शगुन परिहार, जो असेंबली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, अगर उन पर जो आरोप लग रहा है कि वो कार्ड चेक कर रही थी, वोटर की आइडेंटिटी कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें भी यह बताना जरूरी है कि यह काम आपका नहीं है। आपको अगर कुछ भी वहां पर गड़बड़ लग रही थी तो वहां पर जो जिम्मेदार रिटर्निंग अफसर थे आपको उनको जानकारी देना चाहिए था। अपने मोबाइल के जरिए उसका वीडियो फुटेज लेना चाहिए था, ताकि वो वीडियो फुटेज पुलिस और रिटर्निंग अफसर के हवाले किया जाता, ताकि वो इस मामले में कार्रवाई करते। किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वहां पर वोट डाले, लेकिन प्रत्याशियों को भी इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो वोटरों की आइडेंटिटी चेक करे, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आपका काम कैनवसिंग का, और कैनवसिंग के बाद चुनाव की कैनवसिंग के बाद लोग वोट डालने जाने चाहिए, उसको इंश्योर करना है। उसके बाद तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी को, आप पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है, आपको गन कॉक करने का अधिकार नहीं है। आप अपने जज्बात पर काबू रखिए। आप पुलिस विभाग में भर्ती हुए हैं। आपको किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के साथ अगर पर्सनल सिक्योरिटी अफसर बनाकर भेजा गया है, उनकी सुरक्षा के लिए अगर आपको तैनात किया गया है, तो आपको यह भी समझाया गया है कि बंदूक को कॉक कब करना है, और एक असेंबली सेगमेंट में, एक पोलिंग स्टेशन में आप कहां तक जा सकते हैं। आप पोलिंग स्टेशन के अंदर बंदूक लेकर नहीं जा सकते, गन को कॉक करने की तो आपको इजाजत ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पार्टी हैं उस डिस्प्यूट के, जो डिस्प्यूट 2 प्रत्याशियों के बीच में है, 2 राजनेताओं के बीच में है। दोनों राजनेताओं के आप केवल और केवल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में विडंबना है कि पीएसओ का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना एक वीवीआईपी को, लेकिन पीएसओ गाड़ी भी चला रहा है, पीएसओ
घर का सामान भी ला रहा है, और कई जगहों पर तो मैंने देखा है कि पीएसओ गोद में बच्चा भी खिला रहा है। और इसके अलावा भी बड़े सारे काम पीएसओ करते हैं जो उनको करने वाले काम उनके नहीं हैं। आप केवल वहां सुरक्षा के लिए, और जब आपको लगे कि अपने प्रत्याशी की सुरक्षा के लिए आपको हथियार का इस्तेमाल करना है, तो वो आप उसका अधिकार पुलिस ने आपको दे के रखा। लेकिन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दो राजनेताओं की लड़ाई में आप अगर अपनी बंदूक लेकर घुसाएंगे तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। नेताओं को भी अपनी भाषा के ऊपर संयम रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि एक वो परिवार जिस परिवार से शगुन आती हैं, जिसके घर में 2 शहीद हों, तो प्रत्याशियों की जिम्मेदारी बनती है कि ठीक है, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, मगर इस राजनीतिक लड़ाई यहां तक ना पहुंचे, क्योंकि मैंने जो वीडियो सुना उसमें गाली गलौच भी सुनाई दे रही थी, तो यहां तक बातें पहुंच जाएं वो सही किसी भी तरीके से नहीं है। और वहीं पर जैसे मैंने आपको कहा कि प्रशासन ने इस मामले का नोटिस लिया है, अब देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। आगे बढ़ते पाडर नागसनी, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, लेकिन यहां पर साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 70.6% वोट यहां पर पड़ा था। यह मुकाबला है सुनील शर्मा और पूजा ठाकुर। नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूजा ठाकुर हैं और बीजेपी से सुनील शर्मा है। इन दोनों के बीच में यहां कांटे की टक्कर है। 10% लोकसभा के कंपैरेटिवली वोट ज्यादा पड़ा है। 70% जब वोट पड़ा था तो सुनील शर्मा और निकटतम उनके जो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से थे, उनके बीच में फासला बिल्कुल थोड़ा रह गया था। अब जो 10% वोट ज्यादा पड़ा है, ये किसको पड़ा है, किधर पड़ा है, और जो इंडिपेंडेंट रेबल कैंडिडेट्स भी उठे हैं, क्या उनकी तरफ तो नहीं गया है, ये पता चलेगा 8 अक्टूबर 2024 को। अब बात करते हैं डोडा की। डोडा का जहां तक ताल्लुक है तो 79.51% वोट साल 2014 में पड़े थे, यानी लगभग 80% वोट साल 2014 में पड़ा था। लेकिन इस बार कितना पड़ा है, 70.21%, यानी 10% वोट कम पड़ा है। तो वो जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे कि वोटिंग बंपर हुई है, बंपर कम हुई है। 79.51% 2014 में थी डोडा में, और इस बार 70.21% हुई है। लेकिन लोकसभा में 68.14 थी, उससे 2% ज्यादा हुई है। तो वो आप थोड़ा सा अपने लिए कह सकते हैं कि बढ़िया काम किया हमने। डोडा वेस्ट नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर लोकसभा के चुनाव में 69.36% साल 2024 में वोट पड़े, और इस बार 75.98% वोट पड़े हैं। इसका मतलब 6% की बढ़ोतरी। अब डोडा का जहां तक ताल्लुक है, यहां अभी तक तिकोनिया मुकाबला नजर आ रहा है। तिकोनिया मुकाबले में एक तरफ बीजेपी के गजय सिंह राणा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सोहरवर्दी हैं, डीपीएपी के अब्दुल मजीद वानी हैं, कांग्रेस से रियाज जरगर है, तो माफ कीजिएगा, कांग्रेस से रियाज अहमद है। तो ये 4 प्रत्याशी हैं वहां पर। और उसके अलावा एक प्रत्याशी जिसने सबको हिला के रख दिया है, वो है आम आदमी पार्टी के महराज मलिक। यकीन मानिएगा, कुछ लोग ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं कि महराज कमाल कर गए, लेकिन बड़े सारे लोगों का यह कहना है कि मजीद वानी ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रियाज भी खेल में है। अब कौन खेल में है, कौन खेल में नहीं है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन चुनावों में अपने बिल्कुल अद्भुत स्टाइल से महराज मलिक ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को तो कन्विंस किया है कि मैं आपके मुद्दों को लेकर गंभीर हूं। मजीद वानी पुराने पॉलिटिशियन हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझते हैं, उस हिसाब से उनका अपना एक कद है, उनकी अपनी एक छवि है, उनकी अपनी एक पहचान है। खालिद नजीब सोहरवर्दी जामे मस्जिद के इमाम भी हैं, शरीफुल नफ्स इंसान हैं, उनको लेकर वो एक बार चुनाव जीते हैं अपने पिता मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी के देहांत के बाद, लेकिन उसके बाद कभी चुनाव नहीं जीते। हर चुनाव वो हारे हैं। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश जरूर उन्होंने की, लेकिन पार्टी मजबूत नहीं कर पाए। एक दावेदार आए थे सैयद आसिम हाशमी की शक्ल में, लेकिन डीडीसी के चुनाव तक ही खुद को उन्होंने महदूद रखा। इस बार डोडा वेस्ट से अपना नामांकन भरा, लेकिन बाद में न जाने किस कारण उन्होंने अपना नामांकन डोडा वेस्ट से वापस ले लिया। बदरा का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर भी 2014 के असेंबली चुनाव में 69.21%, 69.21% वोटिंग हुई थी, और साल 2024 में 65.27% वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब यह है 4% यहां पर वोटिंग कम हुई है। और अगर इसका मुकाबला लोकसभा के चुनाव से किया जाए
तो लोकसभा के चुनाव में 63.01% वोटिंग हुई थी, उसके कंपैरेटिवली तो 2% ज्यादा हुई है। लेकिन लोकसभा के चुनाव पैमाना नहीं हो सकते, पैमाना है असेंबली के चुनाव। तो असेंबली के चुनाव में 4% बदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग कम हुई है। बदरवा में दलीप सिंह परिहार मैदान में है, महबूब इकबाल मैदान में है, नदीम शरीफ नियाज मैदान में है, उसके अलावा अन्य कई और प्रत्याशी हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि नदीम शरीफ नियाज ने अपना जो कैंपेन किया वो लो प्रोफाइल, लो की कैंपेन था। दलीप सिंह परिहार भी खामोशी के साथ लोगों के बीच में घूमते रहे और महबूब इकबाल ने भी इस तरह का कोई हुहल्ला या हंगामा नहीं किया जैसा एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जब आप ग्राउंड से रिपोर्ट्स मांगते हैं तो वो ये कहते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां भी देखने को मिल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा 8 अक्टूबर को। उसके बाद आइए रामबन में 69.25% वोट यहां साल 2014 में पड़ा था, अब साल 2024 में 67.34% पड़ा है। तो ये लगभग 2% वोट कम है। तो 2% वोट कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो ये भी बंपर वोटिंग नहीं है। अगर ये 70 को आंकड़ा क्रॉस करता तो शायद हम बंपर कहते। अब लोकसभा में भी ले लीजिए 66.71% था, उसके कंपैरेटिवली अब आपका केवल आधा प्रतिशत वोट बढ़ा है। तो मतलब ये हो गया कि यहां पर भी कोई बंपर वोटिंग हुई है, कोई इनकलाबी वोटिंग हुई है, कोई नया तूफान आया है, वो नजर में नहीं आ रहा। उसके बाद अंत में बानिहाल की बात की जाए, जहां से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वकार रसूल वानी चुनावी मैदान में हैं और उनका आने वाला कल, उनका भविष्य जो है बहुत हद तक इन चुनावों के नतीजों पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग कुछ चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि वहां पर बानिहाल में 73.41% वोट पड़ा था साल 2014 में और इस बार वोट पड़ा है 71.28%, यानी यहां भी लगभग 1.5% के करीब करीब वोट साल 2014 के कंपैरेटिवली कम पड़ा है। मगर बानिहाल की अच्छी बात यह कि यहां पर असेंबली के कंपैरेटिवली लोकसभा में बहुत कम वोट पड़े थे। लोकसभा में केवल 58.71% वोट पड़ा था, यानी उसके कंपैरेटिव 13% की बढ़ोतरी हुई है। उसको हो सकता है लेकर लोग वहां पर कहें कि ये हमने बहुत कमाल किया कि 13% की हमने इसमें बढ़ोतरी की है, 13% का हमने इंक्रीज करवाया है। लेकिन रियलिटी ये है कि 13% का कोई बड़ा कमाल का इंकलाब आया हो या कोई 13% की बहुत बड़ी तब्दीली आई हो, वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जहां तक डोडा वेस्ट का ताल्लुक है, वहां पर प्रदीप कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शक्तिराज परिहार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उसके अलावा आम आदमी पार्टी से यासिर शफी मत्तू हैं, तनवीर हुसैन पीडीपी से मैदान में हैं, तिलक राज भी हैं, अब्दुल गनी भी हैं, स्वर्ण सिंह जराल इंडिपेंडेंट के तौर पर बैटरी टॉर्च लेकर मैदान में उतर आए हैं, वो भी कैंडिडेट हैं। रामबन का जहां तक ताल्लुक है, वहां रामबन का जैसे मैंने आपको कहा कि वहां पर इस बार 2% वोट कम पड़ा है। यहां पर अर्जुन सिंह राजू नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं और बीजेपी की तरफ से राकेश सिंह ठाकुर हैं। दोनों के बीच में सीधी सीधी टक्कर है, लेकिन मैदान में और हैं तिलक राज, चैन सिंह और इनके अलावा 4 और प्रत्याशी हैं, जिसमें सूरज सिंह परिहार एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रत्याशी हैं। देखना यह होगा कि ये कितना वोट लेते हैं, सुनील सिंह, सुतेश कुमार और देवराज। उसके बाद अगर हम बात करें बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में वकार रसूल का जहां तक ताल्लुक है, वो प्रत्याशी हैं जम्मू कश्मीर माफ कीजिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और सज्जाद शाहीन प्रत्याशी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और उसके अलावा पीडीपी के प्रत्याशी यहां से, जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक इम्तियाज शान है। अब जैसा मैं आपको कह रहा था कि इम्तियाज अहमद शान जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी हैं, सज्जाद शाहीन हैं। देखना यह होगा कि मोहम्मद सलीम भट्ट बीजेपी की तरफ से और मुदस्सिर अजमत आम आदमी पार्टी की तरफ से वोट कितना लेंगे। तो मैंने आपको फर्दन यह बता दिया कि जहां तक पूरे डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों का ताल्लुक है, तो कोई मैसिव किस्म का तब्दीली साल 2014 के कंपैरेटिवली में वोट्स में आई हो, वो नजर नहीं आ रहा। 5% वोट इंदरवाल में ज्यादा पड़ा है, 10% वोट पाडर नागसनी में ज्यादा पड़ा है। उसके अलावा अगर हम डोडा वेस्ट की बात करें तो वहां पर पहली बार चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, तो लोकसभा के कंपैरेटिवली 6% वोट ज्यादा पड़ा है। लेकिन बाकी जैसे मैंने आपको कहा, किश्तवाड़ में बराबर साल 2014 के, डोडा में 9% कम,
बदरवा में 4% कम, रामबन में 2% कम, बानिहाल में लगभग 1% कम। तो इनको इसके हिसाब से डोडा में कोई मैसिव या कोई बंपर किस्म की वोटिंग हुई हो ऐसा देखने को नहीं मिला है। मगर साल 2014 में जम्मू कश्मीर एक राज्य था, एक स्टेट थी, और जो चुनाव हुए थे वो जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए हुए थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया, एक लद्दाख और दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, 35A खत्म हुआ। उसके बाद ये चुनाव हुए हैं, तो इस हिसाब से ये चुनाव बहुत सिग्निफिकेंट, बड़े इंपॉर्टेंट, और जिस नंबर में लोगों ने बाहर निकलकर वोट डाला है उसका साफ तौर पर मतलब यह है कि गवर्नेंस का जो डेफिसिट जम्मू कश्मीर में लोगों ने महसूस किया है, उस गवर्नेंस के डेफिसिट को रिड्रेस करने के लिए लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले हैं। बहुत सारे घाटी के पत्रकार इसको लिख रहे हैं कि ये गुस्से का वोट है। जब आप कभी भी वोटर वोट डालने के लिए निकला, आप कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि वोटर तब्दीली के लिए, वोटर गवर्नेंस के लिए, वोटर बिजली पानी सड़क के लिए वोट डालने के लिए निकला है। आप ये इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपकी थ्योरी में और आपकी किताब में आप अभी भी कन्विंस्ड नहीं है कि लोगों को अपनी जिंदगियों को बेहतर करने की ललक है। लोग अपनी जिंदगियों को और बढ़िया करना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल है, राजौरी पुंछ में भारतीय जनता पार्टी ने एसटी का शेड्यूल ट्राइब स्टेटस पहाड़ी कबीला को दिया। आज पहाड़ी कबीला के लीडर अलग अलग स्टेजेस से लोगों को यहां तक कह रहे हैं कि आप ईमान यह है कि अगर आपने किसी से वादा किया तो आपने वादा वफा करना है, और अगर आपने वादा वफा नहीं किया तो आप बेईमान कहलाएंगे। मतलब ये कि लोगों से यह कहा जा रहा है कि आपने अपना ईमान बचाने के लिए अब जो बीजेपी से आपने वादा किया था कि आप हमको एसटी दीजिए, हम आपको वोट देंगे, अब आपको वादा वफा करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का ये कि ये गवर्नेंस के लिए है, ये रिजर्वेशन के लिए है, ये बच्चों की नौकरियों के लिए है, ये एमबीबीएस की और इंजीनियरिंग की सीटों के लिए वोट है, ये बिजली पानी और सड़क के लिए वोट है। और ये यूं कहा जा रहा है कि नाराजगी का इजहार किया जा रहा है वोट डालकर। ऐसा किसी लोकतंत्र में नहीं होता। आप नाराज हैं तो आप वोट नहीं डालते, आप नाराज हैं तो आप अपने दरवाजा बंद करके रखते हैं और किसी भी प्रत्याशी को अपने दरवाजे पर दस्तक तक नहीं देने देते। आप नाराज हैं तो आप किवाड़ बंद कर लेते हैं। आप नाराज हैं तो आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पीछे गाने नहीं गाएंगे, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पीछे नाचते हुए नहीं जाएंगे, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की रैली में जोशो खरोश के साथ नहीं जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप नाराज हैं, अगर आप गुस्से में हैं, तो आप किसी भी सियासी लीडर से यह एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आएगा और आपकी परेशानियों और आपकी दुखों को और आपकी तकलीफों को दूर करेगा, आपके बिजली का बिल माफ करवाएगा, आपके पानी के मीटर नहीं लगने देगा, आपके बिजली के मीटर उतरवा देगा, और उसके अलावा जो बाकी मांदा परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों को यह नेता आकर दूर करेगा। तो मैंने इस पूरी कैंपेन में भी यह देखा है कि लोगों ने बिजली की बात की है, पानी की बात की है, सड़क की बात की है, अच्छे स्कूलों की बात की है, लोगों ने हर बात की है। लेकिन लोगों ने अगर कोई बात नहीं की है तो वो यही बात नहीं की है कि हम बहुत गुस्से में हैं लेकिन हम वोट डालने जाना चाहते हैं। ये किसी लोकतंत्र में नहीं होता। जब भी आप ये नई थ्योरीज और ये नए फैंटास्टिक आइडियाज कंसीव करते हैं और इन फैंटास्टिक आइडियाज को आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो खुदारा आपने उन बंद कमरों से बाहर निकलिए, जमीन पर जाइए, लोगों से मिलिए, और जब मिलें तो आजाद दिमाग से लोगों से मिलिए। जब आप बंद दिमागों के साथ और किसी एक पार्टी या किसी एक आइडियोलॉजी को मानते हुए लोगों के बीच में जाते हैं तो फिर आप उनकी आवाज नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि आपके कान भी बंद होते हैं, आपका दिमाग भी बंद होता है। पार्टी की आइडियोलॉजी आपका दिमाग बंद कर देती है और आपकी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन और आपकी अपनी सोशल एफिलिएशन आपके कान बंद कर देती है। आप सुनना भी वही चाहते हैं जो आप प्री कंसीव नोशन आपका होता है, और आप देखना भी वही चाहते हैं और आप सोचना भी वही चाहते हैं
जो ऑलरेडी आपके मन और मस्तिष्क में होता है। तो खबर थी यही कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के इन 3 जिलों में कोई बंपर वोटिंग नहीं हुई है। वोटिंग वही हुई है जितनी साल 2014 में हुई थी। कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, मगर कुछ मेजर हो ऐसा नजर नहीं आ रहा है।